तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस गुहोंग की गर्दन पर ली युआन ने अपनी तलवार को तान कर रखा हुआ था। वांग लिंग ये सब देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये बंदा काफी जरा चालाक है, इसने हर कदम पर कोई न कोई चाल चली है, ये मुझे भी अपने जाल के अंदर खींच लाया, इसका दिमाग बहुत ही जरा तेज है। मैं बेशक प्लम ब्लॉसम 18 रिस्ट्रिक्शन के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन इस माउंटेन पर जो फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शन है वो काफी जरा टेरिफाइंग है। ली युआन अगर यहाँ पर कोई चाल चलता है तो मैं उसकी अगली चाल को प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इससे पहले कि वो कोई कदम ले मुझे ही एक्शन लेना होगा। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। ये कहती वांग लिंग फौरन से अपनी मोटल सोड को बाहर की तरफ निकालते हुए सामने की तरफ एक जोरदार स्लैश अटैक लगा देता है। जिस स्लैश अटैक ने गुहोंग और ली युआन दोनों को एक दूसरे से दूर धकेल दिया था। मिस गुहोंग तो इसी मौके का फायदा उठाकर फौरन वहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ वांग लिंग अपनी मोटल सोड को लेकर फौरन से ली युआन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे ली युआन ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। वांग लिंग ली युआन से गुस्से में कह रहा था कि शुरू से लेकर अब तक तुम मेरे खिलाफ चाल चलने की कोशिश कर रहे थे। सही कहा ना मैंने। ये कहती वांग लिंग लगातार अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए अटैक पर अटैक करता जा रहा था, जिसकी वजह से ली युआन पीछे की तरफ धकेला गया और वो वांग लिंग को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये सच है, मैं चाहता था कि तुम यहाँ पर आओ, लेकिन मुझे बस सिर्फ तुम्हारी एक डिवाइन एबिलिटी चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है, वही डिवाइन एबिलिटी जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम हर एक चीज को फ्रीज कर देते हो। जो सुनकर वांग लिंग हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हें स्टॉप स्पेल चाहिए, और ये कहती वो अपनी मोटल सोड को तेजी से ली युआन की तरफ थ्रो कर चुका। जहाँ ली युआन इमोर्टल सोड को अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की सोच रहा था, तभी अचानक वांग लिंग ने फौरन से टाइम स्टॉप स्पेल टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हर एक चीज हवा में फ्रीज हो चुकी थी, इवन के ली युआन भी। यहाँ पर वांग लिंग तेजी से ली युआन के पास आते हुए कहता है कि पूरी जिंदगी में मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आए जो मेरे साथ चालाकियां करने की कोशिश करते। ये कहते हुए वांग लिंग ने ली युआन की छाती पर एक जोरदार हिट कर दिया, जिसकी वजह से ली युआन खून की उल्टियां करते हुए पीछे की तरफ उड़ते हुए जा गिरा, जिस पर ली युआन फिर से खड़ी होते हुए कहता है कि ब्रदर ज़ुमू मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे आपके इस टाइम स्टॉप स्पेल टेक्निक की जरूरत है। अगर आप मेरी मदद करते हो तो हजारों साल से जिस स्लेव मार्क से मेरी ली फैमिली जूझ रही है, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए तोड़ सकता हूँ। मुझे ली फैमिली की इन जंजीरों को किसी भी हाल में तोड़ना है। जो सुनकर वांग लिंग गुस्से से जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी ली फैमिली का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं। और ये कहती वांग लिंग ने एक पावरफुल स्लैश अटैक फौरन से ली युआन की तरफ चल दिया, जिसे ब्लॉक करने के लिए हम देखते हैं कि अचानक से ली युआन की आंखें रेड हो गई, मानो जैसे कि उसकी बॉडी पर दोबारा से किसी और ने कंट्रोल कर लिया हो। ली युआन यहाँ पर फौरन जमीन के अंदर से इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को समन कर लेता है। जो इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन काफी जरा टेरिफाइंग थी, बल्कि उसका प्रेशर वांग लिंग भी महसूस कर रहा था, और वो उसे देखते हुए हैरान होकर कह रहा था कि अच्छा तो ये है इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन, लेकिन ये इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन पूरे के पूरे माउंटेन पर फैली हुई है। यही वजह थी कि इस इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करते हुए ली युआन ने काफी आसानी के साथ साइड की तरफ हाथ उठाते हुए हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करके मिस गुहोंग जो कि जहाँ भी मौजूद थी उसे फौरन से टेलीपोर्ट करके अपने पास खींच लाया, जिसे उसने गर्दन से पकड़ लिया था। मिस गुहोंग तो अभी भी यहाँ पर ली युआन को धमकी देते हुए कह रही थी कि ली युआन भूलो मत, तुम्हारी अभी भी एक फैमिली मौजूद है। वो उसकी माँ और बहन की बात कर रही थी, जिसे वो जान से मार डालेगी। इस पर ली युआन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। एक बार हम इमोर्टल स्टैच्यू के सामने पहुंच जाए, उसके बाद मैं वहाँ पर तुम्हारा ब्लड सैक्रिफाइस दूंगा। ये कहती वो उसे अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है। दूसरी तरफ वांग लिंग जो कि परेशान होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि ये इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन पूरे के पूरे माउंटेन पर फैली हुई है, इससे मैं इस तरह से तोड़ नहीं सकता। अब खेल थोड़ा सा खराब हो चुका है। तभी अचानक ली युआन यहाँ वांग लिंग से कहने लगा कि मुझे माफ कर दो ब्रदर ज़ुमू, मेरी वजह से आपको ये गंदा मौत का खेल देखने को मिला। जो कहते वो अपनी इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन को धीरे धीरे करके डीएक्टिवेट करने लगा, और वो धीरे से नीचे की तरफ वांग लिंग के पास आते हुए कहता है कि ब्रदर ज़ुमू आपके खिलाफ मेरे कोई भी गलत इरादे नहीं है, मुझे वाकई मेरी मदद करने के लिए आपकी डिवाइन एबिलिटी चाहिए। और यहाँ चूंकि ब्रदर ली युआन ने खुद ही अपनी इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन को डीएक्टिवेट कर दिया था, इसलिए वांग लिंग भी थोड़ा सा शांत हो गया। ली युआन वांग लिंग के सामने आते हुए कहता है कि अपनी इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन को मैं खुद ही डीएक्टिवेट कर चुका हूँ, मैं बस सिर्फ आपसे यही चाहता हूँ कि आप एक बार प्लीज रुक कर मेरी बात सुन ले। इसके बाद वो वांग लिंग को बताने लगा कि एंशिएंट टाइम्स में मेरी ली फैमिली रिस्ट्रिक्शन आर्ट्स के लिए जानी जाती थी। हमारी ली फैमिली बहुत ज्यादा ताकतवर थी और सब लोग हमारी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन 30,000 साल पहले मेरे एक एंसेस्टर की बॉडी पर ये इमोर्टल स्लेव मार्क लगा दिया गया था, जिसके बाद वो हमारे ब्लड लाइन में घुस गया। इससे ये हुआ कि जनरेशन टू जनरेशन चाहे हमारी फैमिली में कोई भी कितना बड़ा जीनियस क्यों ना आ जाए, वो चाहकर भी असेंडेंट की ग्रेट परफेक्शन से आगे नहीं बढ़ सकता था। और साथ ही इस इमोर्टल स्लेव मार्क की वजह से हमारी लाइफ फोर्स भी खत्म हो रही थी। हम लोगों की जिंदगी नॉर्मल कल्टिवेटर से कम हो रही है। धीरे धीरे करके मेरी ली फैमिली का ब्लड लाइन एग्जॉस्ट हो रहा था, इसलिए ली फैमिली के कई सारे मेंबर्स ने अपने फ्लैश ब्लड और सोल्स को खुद सैक्रिफाइस किया इस आयरन सोर्ड को रिफाइन करने के लिए। जिस आयरन सोर्ड को बनाया गया इस इमोर्टल स्लेव मार्क को काटने के लिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गी फैमिली की वजह से आखिरी बार जो मेरा एंसेस्टर था ली जिंगलान, वो इस आयरन सोर्ड का इस्तेमाल
थर्टी इस ब्लड स्लेव मार्क को काटने के लिए आया ही था, लेकिन धोखे से यहाँ की फैमिली ने उन्हें जान से मारकर इस तलवार को हथिया लिया और अब ली फैमिली पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बस पीछे बचे हैं ली फैमिली में सिर्फ मैं, मेरी बहन और मेरी माँ। जो सब कहते हुए ली युआन थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और वो वांग लिंग को बताता है कि मेरा लाइफ स्पैन भी काफी जरा कम रह चुका है। इस बार तो थंडर सेलेस्टियल रेल्म के ओपन होने तक मैं जिंदा हूँ, लेकिन अगले बार थंडर सेलेस्टियल रेल्म के ओपन होने तक मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा और मेरे साथ साथ ली फैमिली का ब्लड लाइन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वांग लिंग भी ली युआन की ये सारी बातें सुनकर समझ गया था कि ली युआन ये डेस्परेट मेजर सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहन को बचाने के लिए कर रहा है। वांग लिंग जानता है कि अगर कोई भी होगा तो वो ऐसा ही कदम लेगा और वांग लिंग को ली युआन की बातों में सच्चाई फील हो रही थी, इसलिए वो अपनी मोटर सोड को अंदर रख लेता है। साथ ही वो ली युआन से कहने लगा कि ली युआन तुम पहले मुझे धोखा दे चुके हो, तो बताओ कि आखिर इस बार मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं। जिस पर ली युआन जवाब देते हुए कहता है कि मैं हमेशा असूलों का पक्का रहा हूँ। बेशक मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत है और मैं ये करना नहीं चाहता था। मैं अपनी ली फैमिली को इस तरह धोखेबाजी से शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने किया क्योंकि ये मेरे पास आखिरी मौका है। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ब्रदर ज़ूमो अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाओ तो तुम्हारे टाइम फ्रीज टेक्निक की वजह से मेरे इस ब्लड स्लेव मार्क को काटने के चांसेस 90% हो जाएंगे। इस बार मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैंने सारी सच्चाई आपको बता दी और माफी के तौर पर ली युआन अपने पास से एक जेट स्लिप निकालते हुए वांग लिंग के हवाले करते हुए कहता है कि इसमें प्लम ब्लॉसम 18 रिस्ट्रिक्शन के पहले फर्स्ट 13 रिस्ट्रिक्शंस है, जो कि मैं एज अ सिंसियरिटी टोकन आपको देना चाहता हूँ। वांग लिंग भी यहाँ वो जेट स्लिप पकड़ते हुए उसके अंदर देखता है, जहाँ पर उसे 8 स्टैचूज देखने को मिले। जिन 8 स्टैचू के सेंटर में एक प्लम ब्लॉसम ट्री स्टैचू था जिसके हाथ में तलवार थी। वांग लिंग ये सब देखते हुए समझ गया था कि ये 13 रिस्ट्रिक्शन है 18 प्लम ब्लॉसम रिस्ट्रिक्शन के। वो अपने मन में सोच रहा था कि मैं इसी प्लम ब्लॉसम 18 रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पर लेने के लिए आया था। मैंने सोचा नहीं था कि ये इस तरीके से मुझे मिलेगी, इसलिए वांग लिंग उस जेट स्लिप को अपने पास रखते हुए यहाँ पर अपने मन में कहने लगा कि बेशक ये लड़का काफी चालाक और तेज है, लेकिन फिर भी इस वक्त इसने जो भी बातें की वो सब कुछ सच है। इसके दिल में सच्चाई मैं देख पा रहा हूँ। इसलिए वांग लिंग ली युआन से सवाल करते हुए पूछता है कि बस तुम्हें क्या सिर्फ टाइम स्टॉप स्पेल ही चाहिए, जिस पर ली युआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बस सिर्फ वही, जिसके लिए ली युआन वांग लिंग को बताने लगा कि इस ब्लड स्लेव मार्क को काटने के लिए हमें इमोर्टल स्टोन स्टैचू के पास जाना होगा, जहाँ मैं अपनी आयरन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उससे काटने के साथ ही मेरा ब्लड स्लेव मार्क भी खत्म हो जाएगा। तो ब्रदर ज़ूमो क्या आप मेरा साथ देंगे? जिस पर वांग लिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, तुम रास्ता दिखाओ। जो सुनकर तो ली युआन काफी जरा खुश हो गया था। वो वांग लिंग को रास्ता दिखाते उसके साथ चलते हुए साथ ही साथ उसे बता रहा था कि वैसे तो ये मेरी ली फैमिली के खिलाफ है कि फाइनल 5 जो प्लम ब्लॉसम 18 रिस्ट्रिक्शन के रिस्ट्रिक्शंस है वो किसी भी आउटसाइडर को दिए जाए, लेकिन एक बार जब ये मामला खत्म हो जाए तो मैं अपने एंसेस्ट्रल कोड को वायलेट करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको बाकी के 5 रिस्ट्रिक्शंस भी दे दूंगा। वांग लिंग ली युआन की ये बातें सुनते हुए इसी तरह आगे की तरफ बढ़ता रहा, जहाँ आगे चलते चलते ली युआन यहाँ पर अपनी एक रिस्ट्रिक्शन सील का इस्तेमाल करके उसे जायंट स्टोन सोर्ड के अंदर बेचता है, जिसके अंदर से कई सारी सीढ़ियाँ निकल कर इन लोगों के सामने आने लगी। वांग लिंग ये सब देख रहा था और वो यहाँ पर ली युआन से कहता है कि अब मैं समझ गया, कुछ देर पहले तुमने इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को समन किया था। तुम एसेंडेंट ग्रेड परफेक्शन लेवल की कल्टीवेशन रखते हो, लेकिन फिर भी तुमने इस पूरे के पूरे माउंटेन की एनर्जी को अपने लिए इस्तेमाल किया। उस वक्त तुम्हारी ताकत किसी सेकंड स्टेप लेवल के कल्टीवेटर जितनी हो चुकी थी और अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम ये कैसे कर पा रहे थे, क्योंकि असल में जिन रिस्ट्रिक्शन सोर्स का इस्तेमाल तुम करते हो इस माउंटेन पर बनी हुई रिस्ट्रिक्शन का सोर्स भी वही है और सेम सोर्स होने की वजह से तुम यहाँ की रिस्ट्रिक्शन को अपने लिए इस्तेमाल कर पा रहे हो और तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आ रही। जिस पर ली युआन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि ब्रदर ज़ूमो आपकी नजर वाकई में काफी तेज है। हाँ ये बात सच है कि ये पूरा की पूरा माउंटेन ही इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन से बनाया गया था और इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन एंशिएंट ग्रेड 4 रिस्ट्रिक्शंस में से एक है, जिस इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन का रेल्म कम से कम भी वॉइड रेल्म के बराबर का होगा और एंशिएंट टाइम में सिर्फ वॉइड रेल्म की ये रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन सिर्फ मेरी ली फैमिली ही बना सकती थी। ये मेरी ली फैमिली की इनहेरिटेंस है जो कि अब तक मौजूद है। ये सुनकर वांग लिंग आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब तक तो वांग लिंग को लगता था कि टोटल 4 रेल्म की रिस्ट्रिक्शंस फॉर्मेशन होती है, जिनमें से आती है हेवन, अर्थ, येलो और ब्लैक ग्रेड की रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन आज ली युआन ने वांग लिंग को बता दिया था कि दुनिया को लगता है कि सिर्फ 4 ग्रेड्स होते हैं रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन के, लेकिन इन 4 ग्रेड से भी एक ऊपर का रेल्म एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में सब लोग नहीं जानते और उससे कहते हैं वॉइड रेल्म। ली युआन ने वांग लिंग को बताया कि ये इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन जो कि वॉइड रेल्म की है ये 4 ग्रेट एंशिएंट रिस्ट्रिक्शन आर्ट्स में से टॉप नंबर पर है। ये रिस्ट्रिक्शन अगर फर्स्ट स्टेप लेवल के कल्टीवेटर के हाथ में होगी तो उससे एक सेकंड स्टेप लेवल का
कल्टिवेटर भी टकराने से घबराएगा, जो कि हम देख भी चुके हैं, क्योंकि नीचे की तरफ ली युआन जब इस रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा था तो वांग लिंग को उसके साथ फाइट करने में डिफिकल्टी आ रही थी, वरना हालांकि आसानी के साथ वांग लिंग उसे जान से मार सकता है। इसके बाद हम देखते हैं किसी तरह करते करते ये लोग उस माउंटेन के टॉप पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर पहुंचते ली युआन कहने लगा कि फाइनली आखिरकार ये सब कुछ यहीं पर खत्म होने वाला है। ये कहते हुए ली युआन ने जैसे ही कदम आगे की तरफ बढ़ाया, अचानक उसकी बॉडी में तकलीफ होना शुरू हो गई थी और ली युआन को अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रही थी कि ली युआन तुम्हारा मिशन यहीं पर खत्म होता है। ली युआन तो घुटनों पर आ चुका था। वांग लिंग ली युआन को इस तरह से तड़पता हुआ देखकर सवाल करते हुए पूछता है कि ली युआन तुम ठीक तो हो ना। दूसरी तरफ हम ली युआन की सोल को उसके सोल सी के अंदर देखते हैं, जहाँ पर ली युआन हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मेरे सोल सी के अंदर कोई और कैसे है। साथ ही साथ वो सवाल करते हुए पूछता है कि कौन हो तुम। इसी के साथ वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस चेंज बनना शुरू हो गए, जो कि ली युआन की सोल को जकड़ने के लिए जा रही थी। साथ ही साथ वो बंदा हंसते हुए यहाँ पर ली युआन से कहने लगा कि क्या वाकई में तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी ली फैमिली का ये जो स्लीव मार्क है ये मैंने ही तो बनाया था, ये मेरी वजह से ही तुम लोगों को मिला है। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा आखिरकार ली युआन की सोल को जकड़कर उसके सामने आ गया। ली युआन उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम मेरी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर कैसे आए, जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो हमेशा से यही पर था। जिस दिन से ये ब्लड स्लीव मार्क तुम्हारे ब्लड लाइन पर लगा था उस दिन से ही मैं ली फैमिली के ब्लड लाइन के अंदर रहने लगा हूँ। जैसे ही तुम्हारी ली फैमिली का कोई भी कल्टिवेटर असेंडेंट के स्टेज पे पहुँचता है तो असेंडेंट स्टेज पर पहुँचने के बाद मैं अवेकन हो जाता हूँ। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि ये तो इमोर्टल सर्वेंट की सोल है। तुम लोग इसे सोल स्पिरिट भी कह सकते हो। ये इमोर्टल सर्वेंट उसी सेलेस्टियल जनरल का है, जो कि स्टैचू फॉर्म में मौजूद है, और ये इमोर्टल सर्वेंट उसे जिंदा करना चाहता है क्योंकि वो इसका मास्टर है। दूसरी तरफ यहाँ ये असेंडेंट वाली बात सुनकर ली युआन पूरी तरीके से शॉक हो गया था, क्योंकि जब से ये ब्लड स्लीव मार्क इनकी बॉडी पर पड़ा है तब से सिर्फ उसका एक एंसेस्टर ली जिंगलान और वो खुद, ये दो ही सिर्फ असेंडेंट स्टेज तक पहुँचे थे, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो ली युआन का एंसेस्टर था ली जिंगलान, वो भी इसी इमोर्टल स्लेव के कंट्रोल में था। ये सब कुछ समझने की वजह से इमोर्टल सर्वेंट यहाँ पर ली युआन से कहने लगा कि शाबाश, आखिरकार तुम समझ गए, तुम काफी ज्यादा समझदार हो। जबकि तुम्हारा एंसेस्टर ली जिंगलान इतना ज्यादा समझदार नहीं था, वो मारा गया इससे पहले कि वो जान भी पाए कि मैंने उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया है। तुम उससे ज्यादा बेहतर निकले। यहाँ ये सारी बातें सुनकर ली युआन गुस्से से कह रहा था, तो इसका मतलब कि 10,000 साल पहले उस दिन मेरे एंसेस्टर की फेल होने की वजह तुम बने थे। जो सुनकर वो इमोर्टल सर्वेंट 10,000 साल पहले वो दिन याद करता है जब ली जिंगलान अपने आयरन सोर्ड को लेकर सेलेस्टियल जनरल के स्टोन स्टैचू के सामने आ पहुंचा था, ताकि वो उससे शटर करके अपनी ब्लड लाइन पर लगे हुए ब्लड स्लीव मार्क को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, तभी अचानक इस इमोर्टल सर्वेंट की सोल ने उसकी फिजिकल बॉडी पर कंट्रोल कर लिया और उसके हाथ से आयरन सोर्ड नीचे की तरफ जा गिरी। जहाँ नीचे की तरफ हम यहाँ गी फैमिली के एंसेस्टर गी युन फेंग को भी देखते हैं, जो कि इस इमोर्टल सर्वेंट की सोल को जानता था और वो उसे ग्रीट करने लगा। यानी कि अब तक जो ली युआन को लगता था कि गी फैमिली के एंसेस्टर की वजह से उसका एंसेस्टर कामयाब नहीं हो पाया, वो गलत था। बल्कि असल में शुरू से लेकर अब तक इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ये इमोर्टल सर्वेंट सोल कर रहा था। क्योंकि गी फैमिली का एंसेस्टर गी युन फेंग तो खुद इस इमोर्टल सर्वेंट की सोल की हर एक बात मान रहा है। इमोर्टल सर्वेंट गी फैमिली के एंसेस्टर से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम अपने साथ सैक्रिफाइस को लाए हो, जिस पर गी फैमिली के एंसेस्टर अपने पास से एक लड़के को बाहर की तरफ निकालता है और वो बताता है कि ये इमोर्टल जनरल का प्योर ब्लड लाइन डिसेंडेंट है। और यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि गी फैमिली असल में इस इमोर्टल जनरल के डिसेंडेंट्स है, जिनमें से जो कुछ प्योर ब्लड लाइन या फिर डायरेक्ट डिसेंडेंट होते हैं उनकी यहाँ पर कुर्बानी दी जाती है, ताकि इमोर्टल जनरल को दोबारा से जिंदा किया जा सके। और पिछली बार 10,000 साल पहले भी बिल्कुल ऐसे हुआ था, जहाँ पर इमोर्टल सर्वेंट की सोल खुश होते हुए कह रहा था कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, अब इमोर्टल जनरल को दोबारा से जिंदा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन फिर भी वो फेल हो चुका है। उस टाइम वो फेल हो चुका था और अब वो दोबारा से कोशिश कर रहा है इस इमोर्टल जनरल को जिंदा करने के लिए। ली युआन को जब ये सब कुछ मालूम हुआ तो वो गुस्से के साथ कहने लगा कि ये आयरन सोर्ड हमारी ली फैमिली ने इसलिए बनाई थी ताकि वो इस ब्लड स्लीव मार्क को काट सके। इस पर वो इमोर्टल सर्वेंट मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये तलवार उस स्लेव मार्क को काटने के लिए बनाई गई थी? असल में जिस दिन से तुम्हारे एंसेस्टर को ब्लड स्लेव मार्क मिला था उसी दिन से वो मेरे पपेट बन चुके थे और मैंने ही सारी की सारी साजिशें रची थी ताकि ली फैमिली के मेंबर्स खुद अपनी मर्जी से अपने गोश्त, अपने खून और अपनी सोल का इस्तेमाल करके इस आयरन सोर्ड को रिफाइन करे। इस आयरन सोर्ड का मेन मकसद ही है मेरे मास्टर की सोल को नरिश करना। जो सुनकर तो ली युआन को एक बड़ा सदमा लगता है। यहाँ इमोर्टल सर्वेंट उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि तुम्हारा एंसेस्टर
मास्टर और तुम्हारी पूरी की पूरी ली फैमिली सबके सब मेरे लिए शतरंज के मोरे हैं, जिनका इस्तेमाल करके मैं अपना मकसद पूरा कर रहा हूँ। इवन कि तुम्हें भी लगता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ अपनी मर्जी से किया, लेकिन असल में तुमने उसी रास्ते को फॉलो किया जो रास्ता मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। और ये बात सच है क्योंकि ली युआन खुद गी फैमिली गया, उसे मालूम हुआ कि मिस गी होंग इमोर्टल जनरल की डायरेक्ट डिसेंडेंट है, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर यहाँ पर आ गया और साथ ही साथ वो आयरन सोर्ड को भी ले आया है। साथ ही साथ वो वांगलिंग को भी अपने साथ यहाँ पर लेकर आया, जिससे भी इमोर्टल सर्वेंट का एक मकसद है। इसलिए इमोर्टल सर्वेंट मुस्कुराकर यहाँ ली युआन से कह रहा था कि तुमने मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सारे इंतजाम कर दिए। पिछली बार तो अफसोस के साथ सिर्फ एक चीज की वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार वांगलिंग के यहाँ पर होते हुए मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। जो सब कहते हुए इमोर्टल सर्वेंट की सोल वहाँ से चले गई। पीछे की तरफ ली युआन उदास होते हुए कह रहा था, तो इसका मतलब कि शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ झूठ था। ये सब कहते हुए पागलों की तरह हंस रहा था, जहाँ पर वो हंसते हुए कह रहा था कि बचपन से लेकर मैंने बहुत मेहनत की, खुद को सख्ती से ट्रेन किया, एक दिन भी आराम नहीं किया, क्या सब कुछ सिर्फ इसीलिए था। अंत में आखिर मुझे इसका क्या ही फायदा मिला। बाहर की तरफ मौजूद वांगलिंग जो कि यहाँ ली युआन से सवाल करते पूछ रहा था कि ली युआन तुम ठीक तो हो ना। उसे देखकर ली युआन की सोल उदास होते हुए कह रही थी कि ब्रदर ज़ूमू मुझे माफ कर देना, जो मैं तुम्हें भी इसमें घसीट लाया। मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा नहीं और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद इस जन्म में मैं तुम्हारे एहसान को चुका नहीं पाऊंगा। ये सब कहते हुए ली युआन काफी ज्यादा उदास हो जाता है। बाहर की तरफ यहाँ वांगलिंग ली युआन से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि ली युआन तुम ठीक तो हो ना। तभी अचानक ली युआन की आंखें कुछ सेकंड्स के लिए रेड कलर की चमकी है और उसकी बॉडी पर इमोर्टल सर्वेंट ने कंट्रोल कर लिया था, जो कि मुस्कुराते हुए यहाँ वांगलिंग से कहने लगा कि हाँ कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लगता है कि ये ब्लड स्लेव मार्क का बैकलैश था। चलो ब्रदर ज़ूमू हम यहाँ पर और जरा समय जाया नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो कहती इमोर्टल सर्वेंट आगे की तरफ बढ़ने लगा। वांगलिंग भी उसे ली युआन समझकर उसे फॉलो कर रहा था। साथ ही साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए वांगलिंग अपने मन में कहने लगा कि सिर्फ एक लम्हे के लिए। उस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे कि ली युआन की बॉडी में दो ऑरास मौजूद थे, पर अब जब वांगलिंग उसकी बॉडी को स्कैन कर रहा था तो उसे कुछ भी अलग नहीं मिल रहा था, इसलिए वांगलिंग को लगा कि शायद वो कोई इल्यूजन होगा। फिर तभी अचानक लिन जुआन यहाँ पर वांगलिंग से कहने लगा कि मास्टर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कुछ देर पहले ली जुआन की बॉडी में मुझे अजीब सी एक फेमिलियर फीलिंग महसूस हुई, जिस फीलिंग को महसूस करके पता नहीं क्यों लेकिन मैं डर से कांपने लगा। असल में लिन जुआन एक सोर्ड स्पिरिट है और ये सोर्ड सर्वेंट भी एक सोर्ड स्पिरिट है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वांगलिंग का लिन जुआन सर्वेंट है। लिन जुआन वांगलिंग को मास्टर कहकर पुकारता है, वैसे बिल्कुल ये इमोर्टल सर्वेंट भी उस इमोर्टल जनरल का सर्वेंट है, जिस इमोर्टल जनरल को ये मास्टर कहकर पुकारता था, यानी कि वो इसका मास्टर है। लिन जुआन की बातें सुनते हुए वांगलिंग जब आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, तभी अचानक ये लोग उस इमोर्टल जनरल के स्टैचू के सामने पहुंच गए, जिसने अपना हाथ हवा में उठाकर रखा हुआ था। उस स्टोन स्टैचू को देखते साथ ही अचानक वांगलिंग को उस सीन की झलकियां दिखने लगी जब थंडर इमोर्टल रेल्म डिस्ट्रॉय हो रहा था। आसमान से आग की बारिश हो रही थी, सारे के सारे सेलेस्टियल उस तबाही को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं पर इमोर्टल जनरल भी मौजूद था, जिसका नाम था इमोर्टल जनरल गुजियान, और उसके हाथ में एक बहुत ही सारा टेरिफाइंग पावर रखने वाली एक तलवार थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए गुजियान भी उस तबाही को रोकने की कोशिश कर रहा था। वांगलिंग भी ये देखकर सरप्राइज रह गया कि एक तलवार का इस्तेमाल करते हुए ये इमोर्टल जनरल इतना सारा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ रखा है। असल में इमोर्टल जनरल गुजियान एक बहुत ही सारा अच्छा आदमी था और वो इस तबाही को रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। पर तभी अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा जायंट गोल्डन पाम अटैक तेजी से नीचे की तरफ आने लगा। ये बिल्कुल वैसे ही जायंट गोल्डन पाम अटैक है जो कि वांगलिंग ने रेन सेलेस्टियल रेल्म में देखा था, और इसकी छाप जमीन पर बनी हुई थी, जबकि हमें जानने को मिलता है कि इसी जायंट गोल्डन पाम अटैक ने थंडर सेलेस्टियल रेल्म को भी डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि इमोर्टल जनरल गुजियान और बाकी के सारे सेलेस्टियल ने बेशक उस गोल्डन पाम अटैक को ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब रहे। एंड में इस तबाही की वजह से सब लोग मारे गए थे। इमोर्टल जनरल गुजियान भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, और जब इमोर्टल जनरल गुजियान अपनी मौत के काफी करीब पहुंच चुका था, तभी अचानक उससे किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि चिल्लाते उसे मास्टर कहकर पुकार रहा था। जिस आवाज को सुनकर तो वांगलिंग भी शॉक हो जाता है और वो हैरान होते हुए सोच रहा था कि आखिर ये आवाज किसकी थी। इसी के साथ वांगलिंग उस मेमोरी से वापस बाहर निकल आता है, जहाँ बाहर की तरफ हम देखते हैं कि इमोर्टल सर्वेंट तो पहले से इमोर्टल जनरल गुजियान के स्टोन स्टैचू के काफी जरा पास आ चुका था, जहाँ पर वो कह रहा था कि आखिरकार वो दिन आ चुका है, और अपने मास्टर को रिवाइव करने के लिए वो उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट यानी कि मिस गुहोंग को बाहर की तरफ निकाल लेता है। साथ ही वो आयरन सोर्ड को बाहर की तरफ समन कर चुका था। इसके बाद वो मिस गुहोंग से कहने लगा कि तुम्हारी ब्लड का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी क्लैन की जंजीरों को काटूंगा। मिस गुहोंग तो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इमोर्टल सर्वेंट रुकता नहीं और वो एक स्लैश अटैक के साथ मिस गुहोंग को जान से मार डालता है, जिसके खून के एक टुकड़े को उसने आयरन सोर्ड पर लगा दिया था। और इसके बाद वो मिस गुहोंग की सोल का इस्तेमाल करके स्टोन स्टैचू को तोड़ने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस गुहोंग का जो खून था वो खुद ब खुद स्टोन स्टैचू की तरफ बढ़ने लगा और वो इमोर्टल जनरल गुजियान की आंखों में पहुंच जाता है, जहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि इमोर्टल जनरल गुजियान यहाँ खून के आंसू रो रहे हो, मानो वो बहुत ज्यादा उदास हो चुके हो और वो भला हो भी
क्यों ना, क्योंकि ये इमोर्टल सर्वेंट उसी के बच्चों को उसकी आंखों के सामने मार रहा है ताकि वो उसे जिंदा कर सके। और भला ऐसा कौन सा ही एंसेस्टर होगा जो कि नेक भी हो और खुद को जिंदा करने के लिए अपनी ही बच्चों की कुर्बानी दे रहा हो। वंगलिंग यहाँ पर स्टोन स्टैचू के दुख को समझ पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमोर्टल सर्वेंट ने यहाँ पर मिस गुहोंग की सोल को तीसी के साथ स्टोन स्टैचू की तरफ भेज दिया ताकि वो उसे शैटर कर सके। और धीरे धीरे करके स्टोन स्टैचू में क्रैक्स भी आना शुरू हो गए। फिर तभी अचानक वंगलिंग की नजर उस स्टोन स्टैचू के हाथ पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वंगलिंग थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। उसे अब सब कुछ समझ आ जाता है। वंगलिंग कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। इसलिए वो फुन लिनजुआन से कहता है कि लिनजुआन ढूंढो उस तलवार को, जो सुनकर लिनजुआन बिल्कुल ऐसे करने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमोर्टल सर्वेंट वांगलिंग से कहता है कि ब्रदर जुमू, चलो आओ मेरी मदद करो। लेकिन वांगलिंग उसकी मदद करने के बजाय जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ पर आते साथ ही अचानक मुझे एक झलकी दिखाई थी। उस टाइम की जब थंडर सेलेस्टियल रैम डिस्ट्रॉय हो रहा था, तब के टाइम मैंने देखा कि इमोर्टल जनरल गुजियान के हाथ में उसकी एक तलवार भी थी, जो तलवार बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावर रखती थी। लेकिन इस स्टोन स्टैचू के हाथ में आखिर वो तलवार क्यों नहीं है? ये सुनकर तो इमोर्टल सर्वेंट भी थोड़ा सा सहम गया था और वो वांगलिंग से कहने लगा कि एक तलवार अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनती है, लेकिन मास्टर के मरने के बाद उसका क्या ही काम बनता है? मास्टर के मरने के बाद वो तलवार भी खुद ब खुद शटर कर गई होगी। लेकिन वांगलिंग अभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हुआ था और इमोर्टल सर्वेंट को तो उसकी मदद की जरूरत थी। इसलिए वो वांगलिंग से कहने लगा कि ब्रदर जुमो, लगता है कि तुम अपने कंपनसेशन से खुश नहीं हो। ठीक है, प्लम ब्लॉसम 18 रिस्ट्रिक्शन के 5 रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ मैं तुम्हें इनहेलेशन रिस्ट्रिक्शन की ट्रांसमिशन भी दे दूंगा। एक बार ये काम हो जाए, इसलिए प्लीज यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनजुआन ने आखिरकार ढूंढ लिया और वो वांगलिंग से कहने लगा कि मास्टर जिसे आप तलाश कर रहे हो वो इस स्टोन स्टैचू के सामने टॉम के अंदर मौजूद है। जो सुनकर वांगलिंग उड़ते हुए फुन से उस स्टोन स्टैचू के सामने आ जाता है। इमोर्टल सर्वेंट को लग रहा था कि शायद वो उसकी मदद करने वाला है, लेकिन वांगलिंग फुन से अपनी इमोर्टल सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल चुका और वो तेजी के साथ उस टॉम पर एक स्लैश अटैक लगा देता है, जिसके शटर होने के बाद आखिरकार हमें वो तलवार सामने की तरफ दिख गई थी, जिसे देखकर तो लिनजुआन शॉक होते हुए कहता है कि ये तलवार अपनी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। अपनी आखिरी लिमिट पर होने के बावजूद भी इसे खुद को होल्ड करके रखा हुआ है ताकि वो अपने मास्टर के स्टोन स्टैचू को डिस्पर्स होने से बचा सके। इसी तलवार की वजह से इमोर्टल जनरल गुजियान की सोल अभी भी उस स्टोन स्टैचू के अंदर मौजूद थी। लेकिन इमोर्टल सर्वेंट तो ये सब कुछ पहले से ही जानता था, इसलिए वो इस तलवार को अपने पास रखते हुए साथ ही साथ उस टॉम को दोबारा से रिक्रिएट कर लेता है। और वो वांगलिंग से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया था कि तुम मेरे साथ दोगे, तुम अब अपनी बातों से पीछे कैसे पलट सकते हो? इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैंने ली युआन की मदद करने की बात की थी, ना कि तुम जैसी इमोर्टल सोर्ड स्पिरिट की। ये कहते साथ ही वांगलिंग वहाँ से चला गया। इस पर यहाँ इमोर्टल सर्वेंट को समझ आ जाता है कि वांगलिंग उसकी सच्चाई को समझ चुका है, इसलिए वो अब अपनी असलियत दिखाते हुए इनहेलेशन रिस्ट्रिक्शन को चुटकी बजाकर दोबारा से एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि ये मेरा डोमेन है, यहाँ से तुम भाग नहीं सकते। जो कहती वो 2 पाम्स क्रिएट करके वांगलिंग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिंग ने यहाँ पर अपने सेलेस्टियल गार्ड का इस्तेमाल करते हुए उन पाम्स को शटर कर दिया, जो देखकर इमोर्टल सर्वेंट को जरा भी फिक्र नहीं होती, बल्कि वो मुस्कुराते हुए सिर्फ एक हाथ के इशारे से रिस्ट्रिक्शंस चेंज समन करके फिर से यहाँ सेलेस्टियल गार्ड को जकड़ लेता है, जिसे वो अपने सामने लाकर पटक चुका था। और वो उसके सर पर पैर रखते हुए कहता है कि ये मामूली लो ग्रेड का सेलेस्टियल गार्ड, क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि ये तुम्हें बचा पाएगा? अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, मेरी मदद करो मेरी इमोर्टल लॉर्ड को दोबारा से रिवाइव करने में। सिर्फ यही एक रास्ता है तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए, वरना तुम मरोगे। लेकिन वांगलिंग को तो किसी की दम की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो फिर से यहाँ अपने इमोर्टल सोर्ड को निकाल कर तेजी से इमोर्टल सर्वेंट पर हमला करने के लिए पहुंच गया। जिसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए इमोर्टल सर्वेंट भी 3 आई डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और इस टकराव की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसका धुआं चारों तरफ फैल जाता है। जिस मौके का फायदा उठाकर वांगलिंग ने अपने सेलेस्टियल गार्ड को वापस अपने पास रख लिया था। साथ ही साथ वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि ली युआन ने जब मुझे अपने साथ यहाँ के लिए इन्वाइट किया तो यकीनन वो सारी चाल भी इसी इमोर्टल सर्वेंट की होगी, लेकिन इसे मुझसे सिर्फ टाइम स्टॉप स्पेल टेक्निक तो नहीं चाहिए होगा, जरूर इसका मुझसे कोई और मकसद है। वांगलिंग यहाँ उसी मकसद को समझने की कोशिश कर रहा था, जबकि इमोर्टल सर्वेंट वांगलिंग से कहने लगा कि मैंने शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, पर चूंकि तुम इतनी ज्यादा जिद्दी हो तो चलो ठीक है, मैं प्लम ब्लॉसम 18 रिस्ट्रिक्शन की ट्रू पावर तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहती वो प्लम ब्लॉसम 18 रिस्ट्रिक्शन आर्ट को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था, जिसके पहले रिस्ट्रिक्शन को कहते हैं विंटर पाम फर्स्ट ब्लूम। इस रिस्ट्रिक्शन में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा दरख्त बन गया था, जिसके टेंटिकल तेजी से वांगलिंग पर हमले करने लगे। वांगलिंग उन टेंटिकल्स को डॉच करता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमोर्टल सर्वेंट उसी दरख्त की एक शाख को तोड़ते हुए कहता है कि 4th रिस्ट्रिक्शन, जिसका नाम था शैडोड ब्रांच इनटू द शैडो रिस्ट्रिक्शन। जिस 4th रिस्ट्रिक्शन में हम देखते हैं कि जायंट ट्री के अंदर से कई सारे ट्री स्टैचूज निकलते हुए तेजी
इसी के साथ अपनी तलवारों का इस्तेमाल करके वांगलिंग पर हमले करने लगे। वांगलिंग भी उन्हें स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए काट रहा था। साथ ही वो अपने मन में कह रहा था कि ये पूरी जगह उसकी रिस्ट्रिक्शन डोमेन है, यहाँ पर तो मैं उससे हेड टू हेड फाइट नहीं ले सकता, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा। ये कहते वांगलिंग उन स्टैचूज के साथ फाइट तो कर रहा था, लेकिन उसे डिफिकल्टी आ रही थी। पर तभी अचानक वो महसूस करता है कि एक ट्री स्टैचू बेकाबू हो रहा था। वांगलिंग ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया और जब उसकी नजर यहाँ ली युआन पर पड़ी तो वो समझ गया था कि ये ली युआन की सोल है जो कि इमोर्टल सर्वेंट के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है। पर अंदर की तरफ मौजूद ली युआन चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो बुरी तरीके से जकड़ा गया है, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और इसलिए वो दोबारा से हार मान चुका। इसलिए इमोर्टल सर्वेंट ने उसकी बॉडी पर दोबारा से काबू कर लिया। वांगलिंग यहाँ पर ये सब देखते हुए कह रहा था कि अगर मुझे यहाँ से आजाद होना है और इस डेडलॉक को तोड़ना है तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ली युआन को आजाद करना, क्योंकि सिर्फ असली ली युआन की मदद से ये सब खत्म किया जा सकता है। ये सब कहते हुए वांगलिंग अपनी इमोर्टल सोर्ड का इस्तेमाल करके उन सारे के सारे पपेट्स को काटते हुए यहाँ इमोर्टल सर्वेंट के काफी जरा पास पहुंच चुका था, जहाँ वांगलिंग अपनी इमोर्टल सोर्ड का इस्तेमाल करके उस पर हमला करने के लिए जा ही रहा था। लेकिन तभी अचानक दोबारा से एक वुडन स्टैचू उसके सामने आते हुए अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इमोर्टल सर्वेंट यहाँ पर गुस्सा होते हुए कह रहा था कि मैं हजारों साल से अपने मास्टर को दोबारा से रिवाइव करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मेरा डाउ हार्ट अटल है जिसे तुम बिगाड़ नहीं सकते। इस इमोर्टल सर्वेंट का यही डाउ हार्ट बन चुका था कि वो अपने मास्टर को रिवाइव करेगा, क्योंकि अपने मास्टर से बहुत ज्यादा प्यार करता है और सिर्फ इसी जुनून की वजह से वो वांगलिंग को बराबर की टक्कर दे रहा था, बल्कि वांगलिंग उसके सामने कमजोर पड़ रहा है। पर जब वांगलिंग को यहाँ उस इमोर्टल सर्वेंट के डाउ हार्ट के बारे में मालूम हुआ कि सोर्ड स्पिरिट का डाउ हार्ट उसका मास्टर है, इसलिए वांगलिंग यहाँ उस पपेट के साथ फाइट करते हुए सोर्ड स्पिरिट को मुखातिब करके कह रहा था कि तुम अपने डाउ हार्ट के बारे में बात करते हो कि वो अनशेकेबल है, उसे कोई हिला नहीं सकता। तो मुझे ये बताओ कि 10,000 साल पहले आखिर तुम अपने मास्टर को रिवाइव क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि तब के टाइम भी बिल्कुल तुमने ऐसी ही प्लानिंग की थी। तो बताओ कि आखिर तब तुम नाकामयाब कैसे हुए। ये सुनकर तो अचानक उस इमोर्टल सर्वेंट की आंखें खुली की खुली रह गई और उसका डाउ हार्ट कमजोर पड़ने लगा था, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में एक तूफान उठने लगा, उसे बेचैनी होने लगी थी। वो भी जानता था कि उस टाइम पर क्या हुआ था, इसलिए हम देखते हैं कि अंदर की तरफ ली युआन की जो रिस्ट्रिक्शन स्ट्रेंथ थी वो भी धीरे धीरे करके कमजोर होने लगी है और इसी कमजोरी की वजह से इमोर्टल सर्वेंट को भी तकलीफ हो रही थी। वांगलिंग देखकर कहता है कि मेरे पास यही मौका है, जो कहती वो तीसरी के सर अपने सामने की तरफ मौजूद उस ट्री पपेट को शटर कर देता है। साथ ही साथ वो इमोर्टल सर्वेंट से आगे बात करते हुए कहने लगा कि मैं कब से सोच रहा हूँ कि जब ली युआन ने मेरी मदद मांगी थी तो उसने कहा था कि मुझे बस सिर्फ तुम्हारा टाइम स्टॉप स्पेल चाहिए ताकि मैं स्टोन स्टैचू को फ्रीज करके अपना ब्लड स्लेव मार्क डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे शैटर कर सकूं। तुम भी इस बात को जानती थी कि मैं यहाँ पर किस काम आ सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझे अपने साथ लेकर आए क्योंकि तुम्हें भी कुछ चाहिए था, कुछ ऐसा जो कि सिर्फ मेरे पास है। ये कहती वांगलिंग ने फौरन से अपने कार्मा विप को बाहर निकाल लिया और वो यहाँ पर इमोर्टल सर्वेंट से सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ, सही कहा ना मैंने, तुम्हें मुझसे टाइम स्टॉप स्पेल टेक्निक नहीं बल्कि असल में कुछ और चाहिए था और वो है मेरा ये कार्मा विप। सही कहा ना मैंने। ये सुनकर तो यहाँ इमोर्टल सर्वेंट का सर काफी जरा जोरों से दर्द कर रहा था, उसका दिल और दिमाग पूरी तरीके से बेचैन हो चुके हैं और इसी वजह से हम देखते हैं कि अंदर की तरफ ली युआन की सोल भी आजाद हो गई। इमोर्टल सर्वेंट तो तकलीफ के बावजूद भी वांगलिंग से कह रहा था कि वो कार्मा विप मुझे दे दो। वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है क्यों, ताकि तुम इसका इस्तेमाल कर सको। किस लिए? जबरदस्ती अपने मास्टर को मौत की मुझ से वापस खींचकर जिंदगी की तरफ लाने के लिए। ये बातें इमोर्टल सर्वेंट से सुनी नहीं जा रही थी, लेकिन वांगलिंग भी चुप होने वाला नहीं था, बल्कि वो तो अब सारी सच्चाई समझ चुका है। इसलिए वो इमोर्टल सर्वेंट से कहने लगा कि 10,000 साल पहले जब तुम अपने मास्टर को रिवाइव करने में फेल हुए तो उसकी कोई बाहरी वजह नहीं थी, बल्कि उसकी वजह तुम्हारा ही अपना मास्टर इमोर्टल जनरल गु जियान था, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वो इस तरीके से वापस से रिवाइव हो। उन्हें वापस से रिवाइव होने की कोई भी ख्वाहिश नहीं है, जबकि तुम उन्हें जबरदस्ती उन्हीं के बच्चों की कुर्बानी देकर उन्हें जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। ये बातें कड़वी थी लेकिन थी पूरी तरीके से सच और इसी वजह से इमोर्टल सर्वेंट का डाउ हार्ट पूरी तरीके से हिल गया था, जो वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और यहाँ पर इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।